So welcome friends. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, spectrum. So spectrum क्या होता है? Spectrum is a band of 7 colors which is produced when a ray of light pass through prism. Right? What is spectrum? Band of 7 colors produced when a ray of light passes through prism. जब प्रिज्म से एक रे ऑफ लाइट पास करेगी उस टाइम जो 7 कलर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम. अब जो हमने पिछले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि प्रिज्म जो होती है उसमें कितने दो ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. जब एक रे ऑफ लाइट आती है, राइट, रे ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या करेगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो बेस होती है उसकी तरफ, और वो फिर ऐसे निकल जाती है. ये हमारे पास जो होता है एंगल आई, राइट, ये हमारे पास एंगल ई. इसको अगर हम ट्रेस बैक करते हैं तो ये डेल्टा होता है. क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन. ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, राइट. ये हमारे पास R1, ये R2, ये डेल्टा 1 था और ये डेल्टा 2. हमने ऐसे डेरिवेशन की थी इसकी पूरी. सो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. और इसके फैक्टर्स क्या थे एंगल ऑफ डेविएशन के? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता था, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करता था और वेवलेंथ पे करता था, राइट. सो जब भी रे ऑफ लाइट निकलेगी, जब भी रे ऑफ लाइट आएगी तो इनकी डेविएशन जो है वो अलग अलग होती है, राइट. ठीक है. अब हमारे पास जैसे कलर वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो डेविएशन किसका सबसे कम होता था? रेड कलर का, राइट. किसका? रेड कलर का डेविएशन जो है सबसे कम होता था. तो सबसे, अगर ग्लास में स्पीड देखी जाएगी तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी? वायलेट की सबसे कम होगी, राइट. क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अब वेवलेंथ जिसकी कम है उसकी स्पीड कम होगी. सो हमारे पास क्या होता है? VIBGYOR, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है. तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी. तो ग्लास में देखा जाए तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की. और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम स्पीड हमारे पास होगी वायलेट की. ठीक है बच्चे. अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट आई वो स्प्लिट कर जाती है. ठीक है जी. अब डिस्पर्शन क्या होता है? What is dispersion? Splitting of white light into 7 colors when pass through prism. क्या है? Splitting of white light into 7 colors when passed through prism. जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट आएगी और वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं. अब डिस्पर्शन जो है वो 7 कलर्स बना देता है. कौन से? विबग्योर प्रोमिनेंट जो हमारे पास कलर होते हैं विबग्योर बना देता है. अब हमारे पास जो प्रिज्म है, अब प्रिज्म में देखा जाए तो हमारे पास ये सरफेस है, राइट. रे ऑफ लाइट जब आ रही है, राइट, अब ये आ रही है तो ये हमें 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी टुवर्ड्स द बेस जो होगी यहीं से, राइट. अब हमारे पास ये जो है
ये इस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग बन जाती है, VIBGYOR, राइट। सबसे कम डेविएशन जो होता है वो किसका होता है, हमारे रेड कलर का होता है, राइट। तो ये 7 कलर, कभी भी जो प्रिज्म है वो कलर को बनाती नहीं है, इट जस्ट स्प्लिट द कलर। हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट आती है और ये प्रिज्म क्या करती है, उस कलर को दूर करती है। हमने दूर जहां दिखाया कि ये दूर दूर दिखा है, बट इन रियलिटी ये कॉन्टिन्यूस फेज में होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है जी, ये किसमें होते हैं, कंटिन्यूस फेज में होते हैं। अब जो हमारे पास डिस्पर्शन का कारण क्या है, कॉज क्या है डिस्पर्शन का, इट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट की स्पीड चेंज होगी उसके कारण क्या आएगा, आपका डिस्पर्शन होता है। अब हमारे पास इसके जो फेसेस हैं, ये फेस भी है और ये फेस भी है, रिफ्रैक्शन जो होगा वो दोनों फेस पे होगा, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन जो होगा occurs at both the faces, वो दोनों फेस पे होगा। जबकि डिस्पर्शन जो होगा, डिस्पर्शन occurs at first surface only। जो फर्स्ट फेस होगा यहां पर तो डिस्पर्शन होगा, और रिफ्रैक्शन जो होगा हमारे इस फेस पे भी होगा और इस फेस पे भी होगा, ठीक है बच्चे, ओके। फिर जो हमारे पास आ जाता है कि अगर हमें व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट से हमें वापस व्हाइट लाइट ही बनानी है, तो हम कैसे करेंगे, पहले एक बार हम सीधी प्रिज्म रखेंगे तो उसमें से रे ऑफ लाइट डालेंगे, और फिर एक बार हम उल्टी करके प्रिज्म रख देंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, यहां से व्हाइट लाइट आएगी, राइट, व्हाइट लाइट आएगी और ये स्प्लिट करेगी यहाँ पर 7 कलर्स में, यहां से फिर ये एंटर करेगी इसके अंदर, और ये फिर यहां से आने के बाद व्हाइट लाइट दे देगी। इज इट ओके? सो जब आपको व्हाइट लाइट से वापस व्हाइट लाइट चाहिए तो एक प्रिज्म सीधी लगाइए और एक प्रिज्म उल्टी लगा दीजिए, तो आपके पास क्या, व्हाइट कलर की लाइट वापस आ जाती है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द लाइट, ठीक है जी। व्हाट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विदाउट एमिशन, ठीक है जी। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है जी। तो स्कैटरिंग जो होती है, ये स्कैटरिंग जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये साइज ऑफ एयर पार्टिकल्स जो इंसिडेंट वेवलेंथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अगर साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल स्मॉलर देन द इंसिडेंट वेवलेंथ है, तो वो क्या करेगा, स्कैटरिंग करवाएगा, ठीक है जी। क्या करवाएगा, तो वो स्कैटरिंग कराएगा। स्कैटरिंग जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है जी। तो अगर एम जो हमारे पास पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, इंसिडेंट वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा और उसको री एमिट कर देगा विदाउट एनी चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉल
then it will absorb the energy. It will absorb the energy and re-emit without change in wavelength. तो विदाउट चेंज इन वेवलेंथ वो क्या कर देगा, उसको री-एमिट कर देगा। तो ये वेवलेंथ के हिसाब से होगी। तो ये किसने स्टडी किया था, रेडिक ने किया था। रेडिक ने क्या कहा था कि स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट, ये तो ये था। अगर साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बड़े हो जाते हैं, क्या, ठीक है जी, क्या हो जाते हैं, इफ द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बिगर साइज, एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बिगर साइज देन द इंसिडेंट वेवलेंथ, तो क्या होगा बच्चे, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ से बड़े होंगे तो वो क्या करेगा, इट विल स्कैटर ऑल लाइट इक्वली। ठीक है जी, इट विल स्कैटर ऑल वेवलेंथ इक्वली। तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब कर रहा है स्पेसिफिक वेवलेंथ और बाद में उसको री एमिट कर रहा है विदाउट चेंजिंग वेवलेंथ। बट अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है इंसिडेंट वेवलेंथ से एयर मॉलिक्यूल्स का, तो क्या करेगा, वो इक्वली स्कैटर करेगा सारी वेवलेंथ की लाइट को। राइट, अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ब्लू कलर ऑफ द स्काई, क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। सो ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो है वो क्यों है, क्योंकि जो सनरेज हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से आती हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस से आती हैं तो क्या होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है तो ये सारी की सारी लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती हैं। अब स्कैटर क्यों करती हैं, तो वेवलेंथ के ऊपर। अब देखा जाए तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए जो स्काई है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लू। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है जी। फिर सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। जब सूरज उगता है या छिपता है तो वो लाल कलर का दिखता है, क्यों, ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द सन रेज हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, बाकी सारे स्कैटर कर जाते हैं, और कौन सा कलर स्कैटर नहीं करता है, रेड कलर नहीं करता है। इसलिए हमें जो सन है वो रेड दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, बिकॉज सनराइज हैज टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, बाकी स्कैटर कर जाते हैं और वो नहीं करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग नून, जब दोपहर होती है, सन अपीयर्स व्हाइट। दोपहर में जो सूरज होता है वो सफेद दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है कि सूरज हमें सफेद दिखाई देता है, क्योंकि नियर द सरफेस होता है। अब नियर सरफेस होता है तो पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो इक्वली स्कैटर करेगा हर लाइट को, इसकी वजह से हमें वो व्हाइट दिखाई देता है। राइट। फिर जो आपके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। क्लाउड जो है हमें व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, तो पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स का, वो बड़ा होता है इंसिडेंट वेवलेंथ से, तो वो इक्वली स्कैटर करता है लाइट को, इसलिए वो हमें कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं।
राइट। टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स ब्लैक, ठीक है जी। टू एन एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है जी, उनको स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है? ड्यू टू नो एटमॉस्फेयर। कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो उनको स्काई कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। बट अर्थ उनको ब्लू दिखती है। क्या? अर्थ अपीयर्स ब्लू। अर्थ ब्लू क्यों दिखती है? इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। जो अर्थ जो स्कैटर करता है लाइट को, उसकी वजह से वो हमें पूरी की पूरी कैसे दिखती है? ब्लू दिखती है। कैसे दिखती है? ब्लू। ठीक है बच्चों। सो अर्थ अपीयर्स ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट, whereas जो आपके पास क्या है, स्काई जो होता है वो ब्लैक दिखता है। स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। ठीक है जी। फिर हमारे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, क्या? डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। रेड क्यों बनाए जाते हैं भाई? रेड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये स्कैटर नहीं करते, तो इजीली विजिबल हो जाते हैं एक्सट्रीम वेदर्स में भी, राइट। अकॉर्डिंग टू रेडिंग, क्यों? स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जो है वो 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चे? वो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रेज है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वो कौन सी होती हैं और उनके क्या यूज हैं, कैसे उनकी हम डिटेक्शन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहले ये देख लीजिए आप। सो बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर कौन सी इसमें रेडिएशंस हैं और उनके खास कुछ क्वेश्चंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, electromagnetic spectrum is the arrangement of electromagnetic waves in the increasing order of wavelength। क्या बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves in the increasing order of wavelength। वेवलेंथ के हिसाब से जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, then X-rays, and then gamma rays। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जब हमने लाइट रेज को अरेंज किया है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? पहली प्रॉपर्टी कि
इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम मीन्स इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, राइट, बिना मीडियम के भी ट्रांसमिट कर सकती है। देन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी चलेगी। इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट, जो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के उसको भी ये फॉलो करती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये क्या है? इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है? विच ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर आपके वेव पार्टिकल चल रहे हैं तो उसका मोशन जो होता है साइनसॉइडल के हिसाब से होता है, राइट। इस हिसाब से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है जी। क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो कैसे चलती हैं? कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन से हमारे पास होती हैं, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है किनकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इनकी डिस्कवरी किस किस ने की थी, इनको डिटेक्शन कैसे करते हैं, इनके सोर्स क्या हैं और इनके यूज क्या है। सो वी विल मेक अ टेबल फॉर दिस, हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल की फॉर्म में ही इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये है रेडिएशन का कॉलम, राइट। फिर उनकी वेवलेंथ, वेवलेंथ के बाद उनके सोर्स, फिर उनकी डिटेक्शन, और फिर उनके यूजर्स। हमारे पास यही कुछ चीजें हैं, इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसी के बारे में इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। सो सबसे पहले जो हमारे पास रेडिएशन आती है वो कौन सी है? दैट इज गामा रेडिएशन। क्या होती है? गामा रेडिएशन। अब गामा रेडिएशन जो है, ठीक है जी, गामा रेडिएशन, राइट। पहले हम सारे लिख लेते हैं, फिर उनके हिसाब से हम बात करेंगे। गामा के बाद हमारे पास क्या आएगी? एक्सरेज है, क्या है? एक्सरेज। फिर हमारे पास यूवी रेज है, राइट। फिर हमारे पास यह विजिबल लाइट है, राइट। हम इसको नीचे तक ले लेते हैं थोड़ा सा। रेडियो वेव्स,
microwaves, infrared, visible light, then UV rays, then X-rays। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास जो रेडिएशंस है, साइंटिस्ट का कॉलम रह गया एक, साइंटिस्ट, चलो मैं आपको साइंटिस्ट का नाम ऐसे ही बताऊंगा। सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स-रेज एंड गामा रेडिएशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी गामा रेडिएशन पैटर्न की वेवलेंथ की बात करेंगे, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज और यूज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास बिलो 0.01 नैनोमीटर, राइट, 0.01 से 10, ये 10 से 400, ये सारे के सारे बच्चा नैनोमीटर में है। विजिबल लाइट 400 से 800, कितना है, 400 से 800। इंफ्रारेड जो होगी हमारे पास वो 800 से 10⁶, क्या आएगा, 800 से 10⁶, ये 10⁶ से 10⁻10, और ये अबव 10⁻10। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास वेवलेंथ है। अगर हम इसे आर्मस्ट्रॉन्ग में करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सारी की सारी वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। ठीक है जी। अब जो हमारे पास गामा रेडिएशंस हैं, अब गामा रेडिएशन जो आती हैं इनका सोर्स क्या है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, राइट। ये क्या है हमारे, इसके सोर्स है, जितने भी आपके जैसे यूरेनियम 235 वगैरह है, जितने भी आपके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें जो आपके न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, किसे, प्रोटॉन से। तब आपके पास सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रेडियोएक्टिव होता है। ठीक है, आप इनका डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर से कर सकते हैं। किससे, पेनिट्रेटिंग पावर से, राइट। ये बायोलॉजिकल डैमेज भी कॉज करते हैं, राइट। फिर इनके जो गामा रेडिएशंस हैं इनका यूज क्या है, ये कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्टरलाइजेशन पर्पस में भी आती है, राइट। ये जो हमारी यूजेस हैं इनके गामा रेडिएशंस के, और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी, जितनी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी बताई थी, वो सारे के सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, हमारी गामा रेडिएशंस की होती है। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद जो हमारे पास एक्सरेज आती हैं, क्या आती हैं, एक्सरेज। एक्सरेज का जो सोर्स होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब आप हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हो। कैसे करवाते हो, हैवी मेटल को स्ट्राइक करवाते हो आप, जिसका हैवी मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो जैसे टंगस्टन के साथ कराते हो तो उससे हमारे पास जो है एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। striking of alpha with tungsten। टंगस्टन के फिलामेंट पे जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका सोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चे। अब इसका डिटेक्शन कैसे करता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस,
फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है स्क्रीन के ऊपर जब डालते हैं तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है। एक्सरेज का यूज क्या है, कहीं फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको देखने के लिए काम आता है, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर या इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, राइट, उनको देखने के लिए काम आता है। फिर CAT कंप्यूटर एडेड टोपोग्राफी, इसके अंदर जो सिटी स्कैन्स होते हैं उसके अंदर भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, टू डिटेक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास आती है यूवी रेज। यूवी रेज जो होती हैं ये, इनको हम एक्टिनिक रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनिक रेज भी कहते हैं, राइट। अब इनका सोर्स क्या है, ये सन से भी आती हैं, कुछ जो रेडिएशन जो होती हैं ये सन में भी प्रेजेंट होती है, सनलाइट होती है। फिर जो हमारे इलेक्ट्रिक आर्क होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क या स्पार्क जो होती हैं उसके अंदर भी पाई जाती है, राइट। अब एक्सरेज की डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर अगर डाल दें तो ये भी हमारे पास फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर और क्या है, यूवी रेडिएशंस जो है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन से। किससे, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन से। सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे बाय AgCl सॉल्यूशन, तो AgCl सॉल्यूशन से कैसे होगा, याद रखिए जो बता रहा हूं कि हम सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे और हम रेड से वायलेट की तरफ मूव करेंगे। जब हम रेड से वायलेट की तरफ मूव करेंगे पहले कोई चेंज नहीं आएगा, पहले कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। बट जैसे ही हम वायलेट से आगे जाएंगे तो वो पहले ब्राउन होगा और उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके। तो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन से कैसे करेंगे, सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे और हम कहां से कहां मूव करेंगे, याद रखना अल्ट्रा वायलेट, हमें अल्ट्रा वायलेट पे जाना है तो हम कहां से, रेड से वायलेट की तरफ चलेंगे, राइट। तो रेड से वायलेट की तरफ मूव करेंगे तो पहले तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही वायलेट से आगे आएंगे तो ये जो होता है ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाएगा। एक तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर एक हम क्वार्ट्ज प्रिज्म जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो होती हैं ये जो आपका सिंपल ग्लास होता है उससे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो हम क्वार्ट्ज प्रिज्म से भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो क्वार्ट्ज है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब यूवी रेडिएशंस जो होती हैं इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा भाई, प्रॉपर्टी तो सारी मैथमेटिक यूज वाली है, यूज कहाँ किया जाता है भाई, स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं हम। ठीक है जी, किसके लिए, स्टरलाइजेशन पर्पस, क्लीनिंग के लिए। फिर प्योरिटी ऑफ जेम्स, घी, इनकी प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चेक करने के लिए। फिर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये बनाने के लिए वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा आता है कि विटामिन डी बनाने के लिए कौन से रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो सोर्स है वो हमारी क्या है, सनलाइट है। क्या है, सनलाइट, या फिर व्हाइट ऑब्जेक्ट्स जो है, क्या है, व्हाइट ऑब्जेक्ट्स जो है उससे हमारे पास ये सोर्स मिलता है। अब इसका काम क्या होता है भाई, विजिबल लाइट जो है ये हमें क्या डिटेक्शन कैसे पता चलती है, ये हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू सी, राइट, अदर थिंग्स आर विजिबल टू अस, अदर थिंग्स आर विजिबल टू अस, राइट। तो ये देखने वगैरह में मदद करता है, ठीक है बच्चे, ओके। और इंफ्रारेड जो होती है
इंफ्रारेड का जो सोर्स है, जितनी भी रेड हॉट बॉडीज होंगी, रेड हॉट बॉडीज जितनी भी होंगी, वो सारी की सारी, लाल चीज आपने लोहा गर्म कर दिया और वो रेड रेड हो जाता है, तो उसके अंदर से जो निकलेगी दैट इज आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी। कौन सी होंगी? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है बच्चे। अब डिटेक्शन जो है, हम इसका डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? हाउ वी विल डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन? एक तो हम कैसे कर सकते हैं, ब्लैक एंड थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब ब्लैक एंड थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, तो ब्लैक एंड थर्मामीटर को, इंफ्रारेड है, हमें रेड चाहिए, तो हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे याद रखना, अल्ट्रावायलेट में हम रेड से वायलेट मूव कर रहे थे, यहाँ पर कहां से करेंगे? वायलेट से रेड की तरफ मूव करेंगे। अब वायलेट से रेड की तरफ मूव करेंगे तो पहले तो उसमें कोई राइज नहीं आएगा, बट जैसे ही हम रेड से आगे जाएंगे तो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इससे पता लगता है कि रेड के बाद भी वहां पर कुछ रेडिएशंस होती हैं, राइट। एक तो ये हमारे पास, राइट। दूसरा, हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या? रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ये आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट के लिए हमारे पास कौन सी थी? क्वार्ट्ज प्रिज्म थी। रॉक सॉल्ट प्रिज्म किसके लिए होती है? इंफ्रारेड के लिए, क्योंकि सिंपल ग्लास जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रॉक सॉल्ट प्रिज्म नहीं करेगा। तीसरा हम डिटेक्शन कर सकते हैं थर्मोपाइल से। थर्मोपाइल जो होता है डिवाइस होता है, टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, राइट। तो इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। अगर जब रेडिएशन होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ये क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर जो है वो रिफ्लेक्शन दिखा देता है। ठीक है बच्चे। फिर जो हमारे पास इंफ्रारेड के यूज हैं, ये यूज कहां में आता है? इंफ्रारेड नाइट विजन में काम आता है, राइट, रात में देखने के लिए। ठीक है जी। फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में काम आता है, राइट। अब नाइट विजन में काम क्यों आता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये स्कैटर नहीं करता है, तो आसानी से देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है, राइट। फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में काम आता है, फिर रिमोट्स में काम आता है। ठीक है जी। इसमें रिमोट में एज अ वॉर सिग्नल काम आता है। फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता है, इसकी वेवलेंथ जो होती है ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करती है, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है हमारे पास, हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नाइट विजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में काम आता है, रिमोट में काम आती है। ठीक है बच्चे। और जो आपकी वॉर सिग्नल्स होते हैं उसमें काम किया जाता है। वॉर सिग्नल्स में काम क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास जो आती है दैट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती है, माइक्रोवेव जो होते हैं, इसका सोर्स क्या है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इसका सोर्स होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट। इसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं? ऑसिलेटर से करते हैं, इससे ऑसिलेटर से। क्वेश्चन में डिटेक्शन का अगर आता है तो ज्यादातर इंफ्रारेड का और यूवी रेज का डिटेक्शन का आता है। सोर्स पूछ सकते हैं इनमें से किसी के, पर डिटेक्शन का अगर पूछा आता है तो यूवी और इंफ्रारेड का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। माइक्रोवेव्स जो आता है ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, अवन में खाना बनाने के लिए होता है। फिर आपके जो रडार होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। क्या? माइक्रोवेव्स जो होती हैं। फिर आपकी जो आती है रेडियो वेव्स। क्या आती है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स कहां इस्तेमाल की जाती हैं? रेडियो वेव्स जो होती है हमारे रडार में इस्तेमाल की जाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, टीवी में, रेडियो में, कहां पर? ठीक है जी, ओके। और इनका टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन से हम इनका सोर्स आता है। सोर्स क्या होता है इनका? टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन इनका जो होता है वो क्या होता है? सोर्स होता है। रेडियो वेव्स जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, राइट, ओके। तो इनका डिटेक्शन जो होगा, एरियल्स ऑफ
रेडियो एंड टीवी कहां से, जो इनके एंटीनास होते हैं उनसे इसका वो किया जाता है, राइट। फिर जो इनके यूज है वो कहाँ है, रडार के अंदर है, राइट, टीवी के अंदर है, रेडियो के अंदर है और कम्युनिकेशन के अंदर है। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन इससे टेबल के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सी चीज यूज की जाती है, या आपको इंफ्रारेड जो है नाइट विजन में काम क्यों करता है, मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटर नहीं करता, फोटोग्राफी में करता है क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को इस्तेमाल नहीं करते, इफेक्ट नहीं करता है। वॉर सिग्नल क्यों करता है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है। ठीक है जी, ओके। फिर जो हमारी विजिबल लाइट है इसका यूज हम बाय डिफॉल्ट सभी जानते हैं, हमारा जो लाइफ अर्थ पे जो पॉसिबल है वो किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, राइट। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस। और क्या करता है, फोटोग्राफी। अंधेरे में तो फोटो भी नहीं खींच सकते आप, तो आपको लाइट चाहिए होता है, या तो आप अपने किसी कैमरे का इस्तेमाल करोगे या कुछ। ठीक है जी, सो दिस इज द टेबल जिसमें मैंने आपको डिटेक्शन भी बता दिया, इनके यूजेस भी बता दिए और इनकी वेवलेंथ भी बता दी। ये आपको वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में भी दी जा सकती है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सी उसमें वेवलेंथ में कौन सी रेडिएशंस में आता है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो वेवलेंथ निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी तो आप उससे कैलकुलेट करके देख के बता सकते हो टेबल में से कि कौन सी आपकी वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब बात आती है इनकी साइंटिस्ट के जो डिस्कवरी की थी, उन्होंने किसने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इनका याद रखने का तरीका, ठीक है जी, तो कैसे करोगे, यहां से याद रखो पहले इनिशियल्स M H H न्यूटन, देन रिटर, रॉन्गटन एंड च्यूरी एंड बेक्यूलर। तो MHH में जो है, M से हमारा है मार्कोनी, क्या है, M से मार्कोनी, याद कैसे रखोगे, MHH एंड रिटर, रॉन्गटन एंड बेक्यूलर। सो आपके पास क्या है, मार्कोनी। माइक्रोवेव जो थी वो हर्ट्ज ने करी थी, ये हर्शल ने की थी। विजिबल लाइट हमारे पास न्यूटन ने थी, यूवी रेज रिटर की थी, एक्स रेज हमारी रॉन्गटन की थी, और रेडिएशंस जो थी गामा रेडिएशंस हमारे पास वो बेक्यूलर की थी। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, that is sound. Thank you for watching this.